मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में यह सब करते हुए। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सभी को कि इस उम्र में मेरी सास माँ बनने वाली है, और वह भी किसके बच्चे की क्या पता। मुझे माँ बने अभी 1 ही साल हुआ है। जहाँ बेटे बहू के बच्चे पालने की उम्र है आपकी, वहाँ आप अपना बच्चा लेकर घूमेंगी। अब शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है, और अगर यह बात आपके बेटे अजय को पता चल गई तो आप सोच भी नहीं सकती क्या होगा आपका। छाया अपनी सास निर्मला जी से बोली। निर्मला जी, जिनके पास कहने को कुछ शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू की बातें सुने जा रही थी। अंत में सिर्फ इतना बोली कि बेटे अजय को अभी कुछ मत बताना। छाया बोली, हाँ देखा कैसे बेटे के नाम से हवाइयाँ उड़ रही हैं आपकी। जब यह कुकर्म किया तब बेटे बहू की याद नहीं आई, जो अब सभी के सामने यह बात खुलने का डर सता रहा है। मैं तो अजय को सारी बातें बताकर रहूंगी। आने दीजिए अभी कमरे में, जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई हैं इस उम्र में। निर्मला जी फपक फपक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। हंसता खेलता परिवार था निर्मला जी का। निर्मला जी जब केवल 17 बरस की थी, उनकी शादी उनसे 2 साल बड़े चंद्रशेखर जी से हो गई थी। चंद्रशेखर जी तब अध्यापक बनने के लिए बीएड की परीक्षा दे रहे थे, और 2 साल बाद उनका यह सपना पूरा हुआ। अब पति चंद्रशेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। निर्मला जी केवल 19 वर्ष की थीं और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने अजय और सीमा रखा। निर्मला जी अब घर में पूरी तरह रच बस गई थीं और अपना घर, परिवार और बच्चे संभालती थीं। बहुत छोटी उम्र में शादी होने के कारण उनमें पहले जितनी समझ नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ वे सब कुछ सीख गई थी। वक्त के साथ हालातों ने अजीब करवट ली और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई। उसके बाद घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले निर्मला जी पर आ गई। निर्मला जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। 2 बूढ़े व्यक्ति और 2 बच्चे, सभी का दायित्व पूरा करने के लिए निर्मला जी ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। मगर अचार पापड़ के काम से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। पड़ोस में रहने वाली सुनीता भाभी के पति एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो डिलीवरी वाली माओं की देखभाल कर सके। जब सुनीता भाभी ने यह बात निर्मला जी को बताई तो निर्मला जी इस नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गईं, और अब निर्मला जी घर परिवार संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी पर भी जाने लगी थी, ताकि वे घर का खर्च निकाल पाएं। शनिवार और रविवार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी जाती थी। तब निर्मला जी ऑर्डर लिए हुए अचार पापड़ तैयार करती थी। निर्मला जी को एक बेटा अजय और एक बेटी सीमा थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और सास ससुर की दवाइयों का खर्च निर्मला जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर निर्मला जी की सास वसुधा जी को निर्मला जी का हॉस्पिटल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दौर में वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वसुधा जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयों का खर्च भी तो निर्मला जी ही उठा रही थी। वसुधा जी मौका देखती रहती कि कब बहू कुछ ऐसी गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाली सुनीता भाभी के पति राजेश जी हॉस्पिटल जाने स्कूटी से घर से निकले ही थे कि उन्हें निर्मला जी भी घर से निकलते नजर आईं। चूंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, निर्मला जी को देखते ही वे बोले, भाभी जी आइए मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। निर्मला जी बेचारी आज पहले से वैसे ही लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राजेश जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और वे राजेश जी के पीछे स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। रास्ते में उन्हें उनकी मौसी सास कलावती जी ने देख लिया। कलावती जी ने तुरंत अपनी बहन वसुधा को फोन किया और बोली, वसुधा जरा बहू पर लगाम रखो, भरी जवानी में विधवा हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि पति के मरने के बाद गुलछर्रे उड़ाए। वसुधा जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कलावती जी ने अपना आंखों देखा हाल बयां कर दिया और बोली, मेरी तरह न जाने आज कितने लोगों ने तुम्हारी बहू को पड़ोस वाले राजेश के साथ देखा होगा। उससे पहले की जग हंसाई हो, रोक लो उसे। आज शाम जब निर्मला जी नौकरी से वापस लौटी, वसुधा जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हो। निर्मला जी बोली, माँ जी क्या हो गया, मैंने क्या किया। वसुधा जी बोली, बहू
तुम हमारा खर्चा पूरा करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाओगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। पड़ोस वाले राजेश के साथ चक्कर भी चला रही हो और नौकरी भी कर रही हो। तुम्हारे तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मेरे बेटे चंद्रशेखर को मरे अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुमने दूसरे आदमियों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिया है। निर्मला जी बोली, माँ जी, यह कैसा संगीन आरोप लगा रही हैं आप मुझ पर। मैं यह नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। आज राजेश जी रास्ते में मुझे मिल गए थे और हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसीलिए मैं भी उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका मतलब अगर कोई गलत निकालेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है। वसुधा जी बोली, गलती तो हमारी है बहू कि हम तुझे यह नौकरी करने दे रहे हैं। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी पर नहीं जाओगी और घर पर ही रहकर काम करोगी। निर्मला जी बोली, घर पर रहकर आपकी दवाइयों का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगी, वह मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। निर्मला जी बोली, मैं आई हुई नौकरी ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकती माँ जी। मुझे मेरे बच्चों का खर्चा भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है। मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। और वसुधा जी से बगावत कर निर्मला जी ने अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक वसुधा जी के पति कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, जिसका पूरा खर्च कुल मिलाकर 4 लाख रुपए हुआ। और तब यह सारा खर्चा निर्मला जी ने उठाया। निर्मला जी ने अपनी नौकरी और अचार पापड़ से जो भी पैसे जमा किए थे वह सारे ससुर जी की बीमारी में उड़ गए। तब जाकर वसुधा जी को निर्मला जी की कद्र हुई और उन्होंने अपनी बहू निर्मला से माफी मांगी। वसुधा जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि अगर आज तुम न होती तो तुम्हारे ससुर जी की जान भी न बच पाती। निर्मला जी अब भी पहले की तरह रोज नौकरी जाती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र के ढलते ढलते निर्मला जी के सास ससुर का भी निधन हो चला था। अजय और सीमा भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे, इसलिए अब उन्होंने निर्मला जी को घर पर रहकर आराम करने को कह दिया था। निर्मला जी भी इतने सालों की भागदौड़ करके थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी बच्चों की सलाह मान ली। सीमा के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पर सीमा का भी ब्याह हो गया। अब निर्मला जी अजय को शादी के लिए मनाने लगी, क्योंकि अजय भी शादी नहीं करना चाहता था। अजय के लिए लड़की देखने का जिम्मा अजय की बुआ जी सुधा जी ने ले लिया था और अजय और निर्मला जी को लड़कियां दिखाने लगी। एक बार बुआ जी अजय के लिए छाया का रिश्ता लेकर आई। छाया बुआ जी की देवर की बेटी थी। छाया नौकरी करती थी और घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी ने छाया की इतनी तारीफ की कि निर्मला जी ने लड़की की ओर ज्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। अजय अब भी शादी के लिए तैयार न था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, अजय मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। वह तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरी फोटो दिखा दी तो उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया, और अब तू है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे तो कभी निर्मला जी और सुधा जी की बनी नहीं थी, मगर आज सामने से सुधा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे रही थी कि निर्मला जी भी बेटे अजय से बोली, अजय, बुआ जी सही कह रही हैं, लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी वाली है, घर का कामकाज भी जानती है, और क्या चाहिए हमें। बुआ जी ने भी बहुत गुणगान गाए, इसलिए अजय और निर्मला जी ने इस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अजय जो अब तक न नुकुर कर रहा था, अपनी माँ और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिनों बाद धूमधाम से छाया और अजय की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कट ही रहे थे कि अजय बोला, छाया, अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो। छाया बोली, अजय, मैं अब नौकरी नहीं करूंगी, मैं तो बस शादी करके घर में ही रहना चाहती थी। नौकरी तो बस इसलिए ही करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। अजय बोला, तुम पढ़ी लिखी हो छाया, तो तुम घर पर क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी कहलाओगी और घर खर्च में भी मदद कर पाओगी। छाया गुस्से में आकर बोली, मैंने शादी तुम्हारे घर खर्च में मदद करने के लिए नहीं की, समझे? मैं तो घर पर रानी बनकर रहूंगी। मेरे पहले से ख्वाब थे कि मैं अब और बाहर का काम कुछ न करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पर राज करूं। निर्मला जी भी बेटे बहू का संवाद सुन रही थी, क्योंकि अजय और छाया की आवाज बहुत तेज आ रही थी।
अजय बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। छाया बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती हैं और बाहर नौकरी का काम तुम कर लेते हो। मैं तो रानी बनकर आराम करूंगी यहाँ। छाया की यह बचकानी बातें सुन अजय हक्का बक्का रह गया। थोड़े दिन तो उसने सोचा कि शायद छाया धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लग जाएगी। अभी नई नई ही तो शादी हुई है। मगर यह क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे छाया की जातियां भी बढ़ती ही जा रही थीं। छाया घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना खाकर अपनी थाली तक नहीं उठाती थी। निर्मला जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती, क्योंकि छाया गुस्से की बहुत तेज थी। एक बार निर्मला जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि छाया, खाना खाकर अपनी थाली तो खुद उठा लिया करो। उस पर छाया ने इतना गुस्सा किया कि अब निर्मला जी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। हद तो तब हो गई जब रोज रात छाया अजय से भी झगड़ा करती। कभी कहती उसे सोने का हार चाहिए, तो कभी कहती कल की कल मुझे घुमाने ले चलो। अजय बेचारा अकेले घर का खर्च निकालने वाला आदमी था। ऑफिस से आए दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वह छाया की हरकतों से तंग आने लगा था। मगर थोड़े ही दिनों में छाया ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। अजय और निर्मला जी खुश हो गए और सोचने लगे शायद वक्त के साथ छाया भी सुधर जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद छाया ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव न था। वह अब भी अपने आगे अजय और निर्मला जी की कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन अजय निर्मला जी से बोला, माँ, बुआ जी ने हमसे न जाने किस जन्म का बदला लिया है कि उनकी ऐसी भतीजी हमारे मत्थे मढ़ती है। निर्मला जी को मन में अब तक यही लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुधा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की को हमारे मत्थे मढ़ दिया था। और लगना वाजिब भी था, क्योंकि सुधा जी ने कभी निर्मला जी का अच्छा नहीं चाहा था। आज तक हमेशा एक ननद वाला रौद्र रूप दिखाती थी सुधा जी। मगर इस बार जाने निर्मला जी कैसे उनकी बातों में आ गई। खैर, इसे ही अपनी किस्मत मान दोनों माँ बेटे जी रहे थे। बस वह कहते हैं ना, परेशानी जब आती है तो वह परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गमों से उभरे भी नहीं थे माँ बेटा कि अजय को कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और वह बीमार रहने लगा। उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। निर्मला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और छाया, वह भी पति की बीमारी से निराश हो गई थी। छाया अपने बच्चे की देखरेख तो सही से कर नहीं पाती थी, और ऐसे में पति की इतनी बड़ी बीमारी का दुख, और ऊपर से अजय के इलाज के लिए लाखों रुपयों का खर्च बताया था डॉक्टर ने। वह कैसे पूरा किया जाए, इस बात की चिंता करते रहते दोनों सास बहू। अजय की बीमारी के कारण छाया की भी अक्ल ठिकाने आ गई थी और उसने फैसला लिया कि वह नौकरी फिर से ज्वाइन करेगी। मगर निर्मला जी बोली, छाया, तुम्हारी नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर खर्च निकलेगा। अजय के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और मुन्नी भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। छाया को भी सास की बात सही लगी, मगर अब क्या कर सकते थे। निर्मला जी और छाया ने मिलकर घर पर ही अचार पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया, जो निर्मला जी पहले भी किया करती थीं, ताकि छाया को भी बच्ची को छोड़कर नौकरी पर न जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, आमदनी करना और अजय का ध्यान रखना सब कुछ एक साथ कर लेते। अजय भी बहुत चिंता में डूबा रहता, क्योंकि वह घर परिवार की कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब पापड़ बनाते वक्त निर्मला जी को इतनी उल्टियां और चक्कर आने लगे, तब छाया को पता चला कि उसकी सास प्रेग्नेंट है। और आज वह इसी बात पर निर्मला जी पर इतना चिल्ला कर चली गई थी। निर्मला जी अतीत से वर्तमान में लौटी और छाया के कमरे में जाकर बोली, बहू, मैं पहले जिस अस्पताल में काम करती थी, वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, या वह लेडीज आती हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता था। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर से अजय के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैं अभी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर एक कपल परिवार सेरोगेसी से बच्चा चाहता है, अगर तुम उन्हें सेरोगेसी द्वारा बच्चा करके दोगी, तो वह लोग तुम्हें इसके बदले 4 लाख रुपए देने को तैयार हैं। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। आज जैसे ही मैं यह खबर डॉक्टर साहब को दूंगी, हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपत्ति के बंगले में जाकर रहूंगी। तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीनों के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। बहू,
मैं तो बस अपना दायित्व निभा रही हूँ। बोलते बोलते निर्मला जी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सासू माँ की यह सारी बातें सुन छाया की आंखें भर आई थीं। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में न जाने कितना गलत गलत सोच लिया। एक तरफ आपको ग्लानि भाव हो रहा है पर एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग दिया है हमारे लिए और मैंने न जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। यह आपका दायित्व नहीं माँ, आपका त्याग है, उपकार है आपका, जिसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। निर्मला जी भी रोने लगी और बोली, बहू ईश्वर अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। अब यही रास्ता हमें परेशानियों से उभरने में मदद करेगा। तुम अजय को सारी सच्चाई बता देना और अब कुछ महीने तुम्हें अजय को अकेले ही संभालना पड़ेगा। छाया ने भरी आंखों से सहमति जताई और लगभग एक सप्ताह बाद निर्मला जी उन दंपत्ति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वे अपनी बहन के घर रहने गई हुई हैं। छाया हर सप्ताह अपनी सास से मिलने बंगले पर जाती थी और उनका हालचाल लेकर आती। यहाँ अजय की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो गया और वह आफिर न जाने के कारण घर से काम करने लगा था। अजय अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 9 महीने बाद निर्मला जी ने एक बेटे को जन्म दिया और वह दंपति खुश हो गए। अच्छा इलाज मिलने से अजय भी स्वस्थ हो चुका था और वह फिर से काम पर जाने लगा था। दुख के दिन गुजर चुके थे, छाया भी सुधर चुकी थी और वह अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसे अपने पति की अहमियत भी पता चल चुकी थी। दोस्तों, जो सच आंखों से देखा जाता है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सच होता है। कुछ सच राज तले दबे होते हैं। इसीलिए किसी को भी तुरंत जज न करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।